नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड का जो ईएएफएम सब्जेक्ट है, उसका माइनर पेपर है जिसका नाम है रूरल गवर्नेंस, यानी कि ग्रामीण शासन। तो जिस भी स्टूडेंट के माइनर पेपर में कॉमर्स का माइनर पेपर है और जिसका नाम रूरल गवर्नेंस है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट के ये पेपर है उसके लिए ये क्लास है, और एज यूजुअल क्लास की पीडीएफ आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। इस वीडियो के हम क्लास स्टार्ट करें, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखें उससे पहले हम जान लेते हैं लास्ट ईयर इसका जो पेपर हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि एज यूजुअल हमें पता है, जब हम हर क्लास देख रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर का हम पहले रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं। तो आपकी उससे क्या हो जाती है, एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो, सेक्शन ए में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाउ इज ई गवर्नेंस बीइंग यूज्ड इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान। यानी कि राजस्थान में ई गवर्नेंस का उपयोग स्थानीय प्रशासन में किस प्रकार किया जाता है। व्हाट इज द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 73rd संविधान संशोधन के लागू होने की तिथि क्या है। यानी कि 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल को हमारा ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो जाता है, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसका क्या उद्देश्य था। उसका उद्देश्य यही था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया जाना उसका मेन उद्देश्य था। व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, यानी कि रास्ता पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुई। तो 2 अक्टूबर 1959। कहाँ से लागू हुई है, राजस्थान से ही लागू हुई थी। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं, जिसको हम इस तरीके से पिरामिडिकल भी बता सकते हैं। सबसे नीचे नीचे हैं ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, और ब्लॉक लेवल पे है पंचायत समिति, और जिला लेवल पर है जिला परिषद। इस प्रकार इसके कितने लेवल हैं, 3 लेवल हैं। व्हाट इज ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम पंचायत में जो वोटर की संख्या है, वोटर्स की जो संख्या है, मतदाताओं की संख्या है, उन संख्या को ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है। तो 1/3 है, यानी कि 33% रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल इनको मिला हुआ है, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 33% रिजर्वेशन का। व्हाट इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, सॉरी हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। देखो, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है दोस्तों उसे बोलते हैं सरपंच। पंचायत समिति का जो हेड होता है उसे बोलते हैं प्रधान, और जिला परिषद का जो हेड होता है उसे बोलते हैं जिला प्रमुख। ये लो, कोई सा भी आपसे पूछे आपको सबका पता है। राइट द फुल नेम ऑफ मनरेगा, मनरेगा का पूरा नाम क्या है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि ये इसका पूरा नाम है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम इसका पूरा नाम है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम इसका पूरा नाम है। विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में बाजरे के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है। तो बाजरे के उत्पादन में राजस्थान, इंडिया में जो पहला राज्य है दैट इज राजस्थान। ये सेक्शन ए था, बहुत आसान से क्वेश्चन थे। बी सेक्शन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि सुशासन के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करो। सेकंड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोकल गवर्नेंस सिस्टम, यानी कि स्थानीय शासन प्रणाली के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यूनिट सेकंड में पूछा गया, डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ ग्राम सभा इन लोकल गवर्नेंस, स्थानीय शासन में ग्राम सेवा की भूमिका क्या है। और यहाँ से पूछा गया था, कंपेयर द इम्पैक्ट्स ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के प्रभाव की तुलना कीजिए। मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है एक तरीके से देखा जाए, यानी कि मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ कि यहाँ पे देखो ये आपके सिलेबस रहा। इस सिलेबस में कहीं भी आपके 74th अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा हुआ है। जब 74th का जिक्र नहीं है तो आप 74th से कंपैरिजन क्यों करवा रहे हो। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूं 74th वाला किसके लिए है दोस्तों, नगर पालिका के लिए है, यानी कि अर्बन एरिया का जो गवर्नेंस है, अर्बन गवर्नेंस है, उनसे रिलेटेड है। तो 73rd का 74th से कंपैरिजन करवाया ही है, वो गलत है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली देखा जाए तो मैं इस पेपर के सिलेबस को देखते हुए कहूंगा कि टिपिकल क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन ये नहीं है।
व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण विकास प्रशासन में प्रमुख चुनौतियां क्या है। व्हाई इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट इन रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में सामुदायिक भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द की फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन राजस्थान, राजस्थान में कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। और यहाँ से अथवा में पूछा गया व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री टू एग्रीकल्चर इन राजस्थान, राजस्थान में पशुपालन का कृषि में क्या योगदान है। सेक्शन सी से पूछा गया डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी लोकल गवर्नेंस, स्थानीय शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज प्रणाली का विकास और इसके महत्व को समझाइए। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द एस्टैब्लिश्ड मेजर एजेंसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए स्थापित प्रमुख एजेंसियों के कार्यों का वर्णन करो। एंड लास्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब इन डिटेल राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019, राजस्थान की कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का विस्तार से वर्णन करो। तो जो सी सेक्शन है मैं ये कहूँगा कि ये वाकई में बहुत एक अच्छा वाला पेपर इसने डिजाइन किया है। और ये रूरल गवर्नेंस कम ये राजस्थान इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चला गया, एक अच्छा लेवल का पेपर है जो कि थर्ड सेकेंड ईयर के लेवल का पेपर जिसको कह सकते हैं, तो एक अच्छे लेवल का ये पेपर है। और आप जानना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो पूरी वन शॉट क्लास को, तो इस वन शॉट क्लास ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी है। राजस्थान रूरल गवर्नेंस की जो वन शॉट क्लास है वो ऑलरेडी आप देख पाओगे, जिसमें हमने बहुत ही आराम से सारे सिलेबस को हमने एक ग्राफिक्स के तौर पे एक अच्छे ढंग से बताया है। तो इस क्लास को भी आप जरूर देखिए। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट का सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं व्हाट इज लोकल गवर्नेंस, यानी कि स्थानीय शासन क्या है। Local governance refers to the administration of local affairs by elected bodies at the village and district level। यानी स्थानीय शासन से तात्पर्य ग्राम और जिला स्तर पर निर्वाचित संस्थाओं द्वारा स्थानीय मामलों के प्रशासन से है। इट एम्स एट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड एनकरेजेज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, यानी इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है और जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना है। उसे कहते हैं लोकल गवर्नेंस, यानी कि जिला स्तर और जो ग्राम स्तर है उन पर जो इलेक्टेड बॉडीज है, जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, इन इलेक्टेड बॉडीज के द्वारा जो लोकल अफेयर्स है यानी कि जो स्थानीय मामले हैं उनका प्रशासन करना लोकल गवर्नेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि सुशासन का क्या अर्थ है। गुड गवर्नेंस मीन्स ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन which ensures participation, rule of law, responsiveness and welfare of citizens। यानी कि सुशासन का अर्थ है पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी प्रशासन से है जो कि भागीदारी, कानून का शासन, जवाबदेहिता और जन कल्याण को सुनिश्चित करता हो। यानी कि जिस सरकार की ये सारी विशेषताएं होती है उसे हम सुशासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नेंस, यानी कि स्थानीय शासन का एक महत्व बताइए। लोकल गवर्नेंस प्रमोट्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बाय इन्वॉल्विंग पीपल डायरेक्टली इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड डिसीजन मेकिंग एट द ग्रास रूट लेवल्स, यानी कि स्थानीय शासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है जिससे जमीनी स्तर पर जनता विकास कार्यों और निर्णय निर्माण में सीधे भाग लेती है। यानी लोकल गवर्नेंस का मतलब है गांव के लोगों द्वारा या पंचायत समिति या ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा डायरेक्टली ही नीति निर्माण में क्या लेना, भाग लेना। और ये ग्रास रूट पर इसको दिखाता है, डिसीजन मेकिंग को दिखाता है और ये डेमोक्रेसी के डिसेंट्रलाइजेशन को भी प्रमोट करता है। ये इसका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विकेंद्रीकरण क्या है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, तो सत्ता का अलग अलग लेवल पे क्या होना, डिवाइड होना, क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लोकल बॉडीज फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यानी विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों और दायित्वों को स्थानीय संस्थाओं को सौंपना है ताकि प्रशासन अधिक प्रभावी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ई गवर्नेंस, यानी ई गवर्नेंस क्या है। यानी कि जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है या गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं, जो कोई भी कार्य है वह किसके थ्रू हो, ऑनलाइन हो, तो उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस मीन्स द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। यानी ई गवर्नेंस का अर्थ हुआ सरकारी प्रशासन में सूचना और संचार तकनीक का
उपयोग करना जिससे पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती हो, उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। राइट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस, सुशासन का एक उद्देश्य बताओ। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस इज टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बेटर पब्लिक वेलफेयर, यानी कि सुशासन का प्रमुख उद्देश्य है प्रशासन में पारदर्शिता लाना और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ताकि जन कल्याण हो सके। ये गुड गवर्नेंस का एक मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, यानी कि भागीदारी शासन क्या है, यानी कि जब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस कहते हैं। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इज ए सिस्टम इन विच सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि भागीदारी शासन वह प्रणाली है जिसमें नागरिक विकास योजनाओं की योजना बनाता है, उनका क्रियान्वयन करता है और निगरानी में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। उसे हम पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट या गवर्नेंस कहते हैं। अब बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर, जो कि पंचायती राज और 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड है। पहला एक क्वेश्चन है, व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज व्यवस्था क्या है। पंचायती राज सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया दैट वर्क्स एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स टू प्रमोट ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, यानी कि देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। और लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, तो जब लोग ही इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कैसा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का जो कोर चीज है वो यही है कि इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट, और लोग कैसे इन्वॉल्व इन्वॉल्व होंगे, जब क्या होगा, पंचायती राज सिस्टम होगा। तो ये है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का एक जरिया। पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है जो कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्य कर जमीनी लोकतंत्र को क्या करता है, मजबूत करता है। व्हेन वाज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेड, यानी कि ये 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 24 अप्रैल 1993 टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। 24 अप्रैल को लागू हुआ है, इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो इस बात को आपको विशेष तौर पे क्या रखना है, याद रखना है। इस बार आपको पंचायती राज के नाम से पूछा जा सकता है, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो इम्प्लीमेंटेड था, 73rd इम्प्लीमेंट था, और इसके बाद जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम आया था वह कब लागू हुआ। तो वह इसके एक साल बाद, यानी कि 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। इसके जस्ट एक साल बाद, माने कि पूरे एक साल होने के एक दिन पहले, 23 अप्रैल 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। 73rd अमेंडमेंट इज टू एंश्योर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बाय ट्रांसफरिंग पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इलेक्टेड रूरल बॉडीज, यानी कि इसका जो उद्देश्य था वो निर्वाचित ग्रामीण संस्थाओं को शक्तियां सौंप कर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना, इसका एक मुख्य उद्देश्य था। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है। 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। व्हाट इज ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा इज द जनरल असेंबली एट ऑफ ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ ए विलेज, यानी कि गांव के सभी वयस्क सदस्यों की जो सभा होती है वो ग्राम सभा होती है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग, सोशल ऑडिट एंड रूरल डेवलपमेंट, यह निर्णय निर्माण में, सामाजिक अंकेक्षण में और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, द हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज सरपंच। रिजर्वेशन कितना है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, क्या ये क्या बात हुई। व्हाट इज द रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पंचायती राज, इट इज द 1/3, एटलीस्ट 1/3 सीट, यानी कि लगभग एक तिहाई सीटें, 33%। अब बात करें रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास क्या है। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ रूरल पीपल थ्रू पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना, जिसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण विकास प्रशासन क्या है। रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एम्ड एट इम्प्रूविंग रूरल लाइफ, यानी ग्रामीण विकास प्रशासन से तात्पर्य ग्रामीण जीवन सुधार हेतु सरकारी योजनाओं की योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन और उनके निगरानी से है, यानी कि गांव का जो डेवलपमेंट करने के लिए जो प्लान वगैरह बनाते हैं, तो
वह प्लान बनाना, उनको एग्जीक्यूट करवाना और उनको मॉनिटर करना, ये जिस मैकेनिज्म के थ्रू होता है उसे हम रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। राइट, वन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास का कोई एक उद्देश्य बताओ। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज पोवर्टी एलिवेशन बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज टू रूरल पॉपुलेशन, यानी कि इन प्रोग्रामों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार देना और उनको आय के अवसर प्रदान करके गरीबी को क्या करना, कम करना। नेम वन, ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेम वन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी किसी एक ग्रामीण विकास के कार्यक्रम का नाम बताओ। तो आप जानना चाहते हो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में, तो हमारे चैनल पे आरडीपीज की 3 क्लासेस अपलोड हैं। अगर आप उन क्लासेस को देख लेते हो तो यूनिट जो ये कंटिन्यू चल रही है, यूनिट मेरे ख्याल से कौन सी आपकी थर्ड यूनिट है, तो थर्ड यूनिट का मोटा मोटा सारा काम उसमें से हो जाएगा। इसके अलावा सेपरेटली हमने पंचायती राज की भी प्लेलिस्ट वीडियो बना रखी है, मैं उन सब के आपको एंड स्क्रीन पे लिंक दे दूंगा, तो आप उनको जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी हेल्प उनसे होने वाली है। तो इसका जो एक नाम है दैट इज मनरेगा इज एन इम्पोर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स गारंटीड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड, यानी कि मनरेगा एक महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। वाई इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट इन रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में सामुदायिक भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंश्योर्स बेटर प्लानिंग, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि जो सामुदायिक भागीदारी है वो योजनाओं को बेहतर ढंग से बनाने में मदद करती है, प्रभावी उनका क्रियान्वयन में हेल्प करती है और साथ ही में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की स्थिरता भी इससे सुनिश्चित होती है। सोशल ऑडिट क्या है, सामाजिक अंकेक्षण, स्टार मार्क लगा लो, पूछा ही जाएगा। सोशल ऑडिट इज ए प्रोसेस थ्रू विच पीपल इवेलुएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, यानी कि सामाजिक अंकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच करती है और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। जैसे सरकार की कोई भी स्कीम है, जैसे नरेगा या मनरेगा कह लो, ये अप्लाई कर रही है तो जनता ये पूछेगी कि इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या इसकी है, इस प्रोग्राम की सारी ए टू जेड पूछना, ये क्या कहा जाता है, सोशल ऑडिट कहा जाता है, जो कि पंचायती स्तर पे होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में प्रशासन की क्या भूमिका है। एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज ए की रोल इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ एजेंसीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि जो प्रशासन है वो ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में, विभिन्न एजेंसियों के समन्वय में और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट फोर्थ की ओर, जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है। वाई इज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इन राजस्थान, राजस्थान में कृषि क्यों महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट इन राजस्थान एज इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू ए लार्ज पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू स्टेट इनकम एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राजस्थान में कृषि महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बड़ी जनसंख्या को आजीविका प्रदान करती है और साथ ही में राज्य की आय तथा ग्रामीण रोजगार में योगदान देती है। यानी कि राज्य की जो 100% आय है उसमें तकरीबन 30% हिस्सा किसका है, एग्रीकल्चर का है। इसलिए राजस्थान में एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा रोल है और लगभग राजस्थान की 50% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी पे ही अलाइड है या इसी पे ही निर्भर है। राइट, वन फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान, राजस्थान की कृषि की कोई एक विशेषता बताओ। एग्रीकल्चर इन राजस्थान लार्जली डिपेंड्स ऑन मानसून ड्यू टू लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटीज एंड एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि जो राजस्थान की कृषि है वो मुख्यतः मानसून पर निर्भर है क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविधाएं थोड़ी सीमित है और जलवायु भी क्या है, शुष्क है। व्हाट आर मिलेट्स, यानी कि मोटे अनाज क्या है। मिलेट्स आर कोर्स सीरियल्स लाइक बाजरा एंड जवार विच आर सुटेबल फॉर ड्राई रीजन्स एंड फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ राजस्थान एग्रीकल्चर, यानी कि मोटे अनाज जैसे बाजरा और जवार शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं, जो कि राजस्थान की कृषि का क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन क्या है। एनिमल हस्बेंड्री refers to the rearing and management of livestock for milk, meat, wool and agricultural support, यानी पशुपालन का अर्थ हुआ पशुओं के पालन पोषण और प्रबंधन से है, जिसमें दूध, मांस, ऊन और कृषि की सहायता क्या होती है, प्राप्त होती है। यानी कि इन उद्देश्यों से पशुओं का पालन पोषण करना और उनका मैनेज करना वह क्या कहा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। राइट, वन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री टू एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में पशुपालन का एक योगदान लिखिए। एनिमल हस्बेंड्री सपोर्ट्स एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग मैन्योर, ड्रॉट पावर एंड एडिशनल इनकम टू फार्मर, यानी कि जो पशुपालन है वो कृषि को खाद देता है, श्रम शक्ति प्रदान करता है और साथ ही में किसानों को अतिरिक्त आय का भी सपोर्ट करता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं।
व्हाट इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन यानी कि कृषि विविधीकरण क्या है? एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल क्रॉप्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड अलाइड एक्टिविटीज लाइक डेयरी एंड हॉर्टिकल्चर। यानी कि कृषि विविधीकरण का अर्थ हुआ कि पारंपरिक फसलों से हटकर उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ना और सहायक गतिविधियों को अपनाना, जैसे डेयरी होना, हॉर्टिकल्चर होना, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री। तो ये सारी एक्टिविटीज साथ में करना एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। व्हाट इज द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ राजस्थान? राजस्थान की नई कृषि नीति क्या है? न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ राजस्थान एम्स एट इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स इनकम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स। यानी राजस्थान की नई कृषि नीति का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों की आय को बढ़ाना और सतत विकास को बढ़ावा देना। ये राजस्थान की आधुनिक कृषि की नीति है। अब हम बढ़े यूनिट सेकंड या सॉरी सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी की ओर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि कुछ क्लासेज है जो आपको देखनी चाहिए। मैं इसका लिंक आपको बता देता हूँ कि कौन सी वो क्लासेज हैं। पंचायती राज की हालांकि हमने डिटेल में वन शॉट में सब कुछ डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी क्लासेज जो आपको देखनी चाहिए इस क्लासेज के अलावा, वो क्लासेज हैं ये वाली, कहीं भी नहीं रखी क्या। वन शॉट को आप देखेंगे तो वन शॉट में उनका लिंक मैं आपको बता दूंगा और साथ ही में एंड स्क्रीन पे वो क्लासें आ जाएगी। मेरा यही कहना है कि जो पंचायती राज से संबंधित क्लासेज है वो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस। सुशासन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये सारे क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर मैं इन सारे क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो ये बेवजह क्लास बड़ी हो जाएगी। तो गुड गवर्नेंस में क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, पार्टिसिपेशन होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस होती है, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस यानी कि समावेशी और समता की बात उसमें होती है। ये सारे फायदे हैं किसके? ये सारे सिग्निफिकेंट है गुड गवर्नेंस के। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल गवर्नेंस सिस्टम। स्थानीय शासन प्रणाली के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन, सॉरी, इफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पीपल, पब्लिक सर्विसेज, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। सेकेंड यूनिट में डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्राम सभा इन लोकल गवर्नेंस। ग्राम सभा का क्या रोल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पूरा इसको देख लेना है। ये तो वही क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है, अगर बाय द वे फिर से पूछ लिया जाए तो आप इसको जरूर देख लेना। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस रूरल डेवलपमेंट में? क्या मेजर चैलेंजेस है, क्या चुनौतियां हैं? पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है? की फैक्टर क्या है एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाले? स्टेप क्या क्या उठाए हैं? घूम फिर के क्वेश्चन देखो वही आने हैं। पेपर आपका बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, अब बहुत भयंकर इसका सिलेबस नहीं है, बहुत आसान सा इसका सिलेबस है। वन शॉट देख लोगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लोगे, उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। एक अच्छा खासा स्कोर आप यहाँ से कर पाओगे। तो ये थी अपनी माइनर पेपर रूरल गवर्नेंस की क्लास, जिसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस किया। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा, और एग्ज़ाम के बाद ज़रूर आप हमें वापस कमेंट करके बताया करें कि हमारी क्लास या हमारा पेपर इस क्लास से इस तरीके से इतना बेनिफिशियल रहा। उससे क्या है कि हमारा भी बेटरमेंट होता है और हमें भी सपोर्ट मिलता है कि हम जो मेहनत करते हैं वो बच्चे के कहीं न कहीं काम आती है। जिस पेपर में आप ये भी कहते हो कि सर इस क्लास से क्वेश्चन नहीं आए, तो हम इसको भी ध्यान में रखते हैं कि अगली बार हम इस तरीके का थोड़ा और ज़्यादा उस पे रिसर्च करें। हालाँकि हम पिछले क्वेश्चन पेपर को माइंड में रख के ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो ये थी अपनी क्लास। ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, स्कोर करें पेपर, और यहाँ तक क्लास देखी उसके लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।